अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। दिस इज़ मन्नार अहमद सिद्दीकी और आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे पहले वेब टीवी चैनल राह टीवी के प्रोग्राम राह स्पेशल पर। दोस्तों, आप मार्केट जाते हैं एक प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, तो हर प्रोडक्ट की एक प्राइस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट जा रहे हैं चाय की पत्ती ख़रीदने के लिए और उसकी प्राइस है 100 रुपये, तो कई एलिमेंट्स हैं जिसने कि उसकी प्राइस 100 रुपये बनाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 50 रुपये उसको बनाने की कॉस्ट, 40 रुपये बनाने वाले का प्रॉफिट और 10 रुपये जाते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में एज अ सेल्स टैक्स। अगर आप जॉब करते हैं और आपकी और आपके एम्प्लॉयर के बीच में सैलरी के हवाले से एक एग्रीमेंट हुआ है कि आपको मिलेंगे 50,000 रुपये और पे डे पे आपके अकाउंट में आते हैं 42,000 या 44,000, तो ये जो 6 से 8,000 रुपये हैं ये जाते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में एज एन इनकम टैक्स। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, अपना मनपसंद खाना खाते हैं, आपका बिल बनता है फॉर एग्ज़ाम्पल 1,500 रुपये, लेकिन आप एक्चुअली पे कर रहे होते हैं 1,700 या 1,800 रुपये। अब ये जो 200 से 300 रुपये हैं ये जाते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में अगेन एज अ टैक्स। तो ये टैक्स है क्या, क्यों है, किस लिए है, क्या फ़ायदे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, इस हवाले से बात करने के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ टैक्सेशन मिस्टर इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मुनार। सर कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक हैं सर, ठीक ठाक। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुबारक हो कि आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू वेरी और मच पूरी सर, दुनिया thank you में very देखा much, जा रहा है इस वक्त, Thank you और very much, आपके sir. मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिसको दुनिया में सुना जा रहा है और उसके बड़े अच्छे रिमार्क्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। Thank you फर्स्ट very ऑफ ऑल much, कॉन्ग्रेट्स ऑन दैट। थैंक यू जी मैं सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में आए। सर, सबसे पहले सर बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स। सर, इसके अलावा कौन कौन से मेथड्स में, किस किस टाइप्स में हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं? मनान देखें, सबसे पहले टैक्स को हम इस तरह समझते हैं कि टैक्स दो किस्म के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स होता है और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका इनकम टैक्स है, आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उसके ऊपर एक टैक्स होता है, वो डायरेक्ट पे करते हैं। आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं तो आप जिस टैक्स को आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में डालें वो आपके पास डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और उसके ऊपर जो है आप एक जीएसटी दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ टैक्स दे रहे होते हैं, तो वो आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स है जो इनडायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि जी आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ जाके आपने खाना खाया और वहाँ उसके ऊपर एक टैक्स लगा। ठीक है, वो जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा। और जिसको सर्विस टैक्स भी आप कहते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में होता ये है कि आपके पास वाया अ कंज्यूमर जो इसको यूज़र है, वो उसका यूज़र उसको डायरेक्टली पे नहीं करता, बल्कि जो उसको सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको पे कर रहा होता है। यानी कि रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी है कि वो आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराए। जी ठीक होगी बात। आप जैसे आपने कहा कि आपने 100 रुपये का बर्गर खाया और 100 रुपये का जो बर्गर आपने खाया उसके ऊपर 15% टैक्स लगा या 14% टैक्स लगा सर्विस टैक्स, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ टैक्स के रेट चल रहे हैं। पंजाब के अंदर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है जो सर्विस टैक्स लगाती है, वो 16% ले रही है। पर सिंध के अंदर सिंध रेवेन्यू बोर्ड है तो जो आपके पास 14% ले रहा है। तो आप 100 रुपये पे 14 रुपये देते हैं, यानी आपका बिल जो आएगा वो 114 रुपये आएगा। अब आपने तो अपनी जेब से दिए और दे के चले गए। ठीक है, अब जो रेस्टोरेंट है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसके 14 रुपये आपके बिहाफ पे वो जमा करा दे सिंध गवर्नमेंट को, या पंजाब के अंदर पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करा दे। 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को ये अख्तियार दे दिया गया है, पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ जो हमारे पास सूबे हैं तो उसके अंदर उनको अख्तियार है इस बात का कि वो सर्विस टैक्स ले। अच्छा, सर्विस टैक्सेस बोले। अब सर्विस टैक्स आपके अंदर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर भी इसमें आ जाता है, आपके पास जो है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री आ जाती है, आपके पास जितने भी आपके जहन में ऐसी चीज़ जिसमें सर्विस, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, बिलबोर्ड्स है, टीवी चैनल्स हैं, ये सारे लोग हैं, ये या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ये सारे जो लोग सर्विस टैक्स में इन्वॉल्व हैं, जिसमें सर्विसेज दी जा रही हैं, तो जिसमें सर्विस दी जा रही है वो सर्विस टैक्स में होते हैं। तो वो सूबों के पास अख्तियार है कि उसके वो पैसे लें, सही है, टैक्स फॉर्म में, और उनके पास अख्तियार है वो कितना रेट लगा रहे हैं। अब 14% रखते हैं या 19.5 रखते हैं या 16% रखते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर के मुख्तलिफ रेट्स हैं जी। अब आपने होता ही है कि सर्विस टैक्स में ख़ास तौर पे कि आपने हर महीने की 15 तारीख तक, अच्छा, हर महीने की 15 तारीख तक आप पे लाजमी है कि आप जो भी टैक्स बनता है वो पे कर दें। अच्छा, और 18 तारीख तक जो रिटर्न है वो फाइल कर दें। ठीक हो गई बात यहाँ तक, सिवाय टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के और एक दो और सेक्टर से, उनके अलावा।
क्यों? क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है, सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में उनको टाइम लगता है, तो हम उनको 22 तारीख 23 तारीख तक उनको टाइम देते हैं। अब ये सारी सूरत हाल के अंदर अब FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो फेडरल जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट करती है। अब उसके अंदर बहुत सारे टैक्स आ जाते हैं, जिसमें कस्टम टैक्स भी आ जाता है, अब GST भी आ जाता है, और बहुत सारे टैक्स इन्वॉल्व होते हैं। पूरा एक सिस्टम है, एक सिलसिलेकार होता है। अब आपका जो सवाल था कि सर कितने टाइप के टैक्स होते हैं, क्या सिलसिलेकार होता है, आई होप कि मैंने किसी हद तक आपको जवाब दिया इस एंगल में कि क्या होता है और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फ़र्क है। जिससे मैंने आपसे पहले भी बताया कि इनकम टैक्स इज़ योर डायरेक्ट टैक्स, और आपके पास है इनडायरेक्ट टैक्स है वाया अ थर्ड पार्टी। जी सर। आप यानी कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं दे रहे, जी वाया किसी और के जरिए आप गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है, ठीक है। अब होता है क्या है कि डायरेक्ट टैक्स तो आपके पास, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आप डायरेक्ट 1 to 1 कनेक्टेड होते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो आप उसमें जिम्मेदार होते हैं, तो डायरेक्टली आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं वाया योर टैक्स रिफॉर्म रिटर्न्स के जरिए कि आप उनको जाके देते हैं। इनडायरेक्ट के अंदर होता है क्या है कि अब गवर्नमेंट के को बाज़ औक़ात पता नहीं चल पाता कि जो बीच का जो शख्स है, और कोई भी है, आई एम नॉट पिंग आउट सब पर्टिकुलर सेक्टर्स, उसमें जो बीच का शख्स है वो आपके भी आप पे जमा करा रहा नहीं करा रहा। जी। आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जैसे आपने बात कही, क्योंकि लोगों को आसानी से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री समझ में आ जाएगी, इसलिए हम उस पर बात कर रहे हैं कि 114 रुपये आप तो दे के चले गए, उसने आगे से पे किया या नहीं किया, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट आपको रसीद का फॉर्मेट भी दे चुकी है कि रसीद आप किस फॉर्मेट में जमा देंगे लोगों को। आप जाते हैं, आप जाके पे कर देते हैं, आप रिसीप्ट नहीं लेते जी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तो आपका भी तो फॉल्ट है ना, जो अवाम है उसका भी तो फॉल्ट है। पे कर रहे हैं लेकिन रिसीप्ट नहीं लेते। अब जब रिसीप्ट नहीं लेते तो रिकॉर्ड नहीं है जी। आपने मुझे 114 रुपये दिए, मैंने 14 रुपये खा लिए, और 100 रुपये मैंने अपने किसी भी इनपुट आउटपुट टैक्स में इन्वॉल्व किया और उसको उसके साथ मैनेज कर लिया। बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पे? अब होता है क्या है कि अब आप अगर रिसीप्ट लेंगे, एंड दैट इज, वो भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के ऊपर, ऐसे नहीं कच्ची रसीद किसी भी जो निकला ना उस पर इनवॉइस नंबर डाला हुआ है, ना कोई सिलसिलेकार डाला हुआ है, बस आपको उठा के दे दिया, बस ये लें कागज़ में डाला और ये आप पकड़ लें, तो वो रिसीप्ट जो है वो गलत है। अच्छा, सही रिसीप्ट लें। सही रिसीप्ट लेने का मतलब यही है कि आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो आपकी जो जिम्मेदारी है ऐसा बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वो आप अदा कर रहे हो। लेकिन आप करते क्या, आप नहीं लेते, आपको शायद शर्म आ रही होती है या कोई और वजूहत होती हैं, आई डोंट नो। लेकिन अगर आप मांगे तो सही ना, आप बोलें तो सही। अगर कोई ना दे आपको, यू जस्ट कंप्लेन इट कि जी मैंने इस जगह पे खाना खाया या कोई सर्विसेज ली और उसमें नहीं। अब ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर पे बहुत सारी हमारी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, माँ बहनें हमारी, वो जाती हैं और जाके जो है वो अपनी सर्विसेज लेती हैं और उसके बाद नहीं लेती। या हेयर ड्रेसर है, आप मुख्तलिफ जगहों पे जाते होंगे तो कहीं आप पैसे लेते हैं उससे, कहीं आप रिसीव लेते हैं नहीं। आप जाते हैं, आप जाके जो ना 500-600 रुपये का हेयर कट करवाते हैं या 200 रुपये का हेयर कट करवाते हैं, एक अच्छा सा फेशियल वेशल करवा करू के 1000-2000 रुपये की सर्विस लेते हैं। आप 2000 रुपये उसके हाथ में देते हैं, वो बदले में आपको कुछ नहीं देता, बोलता है थैंक यू सर, और आप आ जाते हैं। अब 2000 रुपये हमें कैसे पता चलेगा, जो गवर्नमेंट है उसको कैसे पता चलेगा जी आपने 2000 की सर्विस ली है या 200 रुपये की ली है जी? तो मजबूरन फिर हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ मूव करना पड़ता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने आपको बताया फिर खाने पीने की चीज़ों पे, आपके पेट्रोल पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे फिर हमें टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी जो सही मायने में जो टैक्स है वो जो आने चाहिए हमारे पास वो नहीं आते। सही बात है, सही है। अब जैसे आपके पास इनकम टैक्स में होता है कि आपके पास जो एम्प्लॉय तबका है, एम्प्लॉयर की बात नहीं कर रहे, एम्प्लॉय तबका जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका टैक्स कटा के आपको दे दिया जाता है, भाई ये लीजिए आपकी चीज़ हो गई। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बड़ी नहीं छोटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो आपको रिसिप्ट नहीं देती हैं, आपको NTN सर्टिफिकेट नहीं देती हैं, आपको जो है आपका बिहाफ पे रिटर्न फाइल नहीं होता, बहुत सारे मैटर। इसी वजह से गवर्नमेंट ने एक नया सिलसिला शुरू किया, पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। वो कह रहे हैं जी आपका ATL में नाम आना जरूरी है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। अच्छा, आपके बिहाफ पे, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आपके बिहाफ पे टैक्स जमा हो गया, मतलब आपके एम्प्लॉयर जो था, जो जिसके साथ आप काम कर रहे थे, जो आपको तनख्वाह देता है, आपको 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल आपकी तनख्वाह है, ठीक है, आपकी 10,000 रुपये फ़र्ज़ करें आपका टैक्स बनता है, सपोज कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास स्लैब है 4 लाख रुपए से कम, किसी की अगर सालाना सैलरी है 4 लाख रुपए से कम, यानी कि 3,99,999 रुपये अगर किसी सैलरी है, वो सालाना उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता।
अच्छा, मतलब उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। हाँ, उससे 1 रुपया भी ऊपर है, 4 लाख के स्लैब में आ रहा है तो उसके मुख्तलिफ है, 7 लाख के स्लैब में आ रहा है मुख्तलिफ है, 8 लाख आपके 12 लाख के स्लैब में आ रहा है मुख्तलिफ है। और ये इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, कैलकुलेटर भी मौजूद है, गूगल पे मौजूद है। जहाँ गूगल पे हम इतने सारे काम करते हैं वहाँ थोड़ा अपने लिए भी काम कर लेना चाहिए। जी सर। सही है ना। तो आपके पास जो है, मैं जिस तरह बात कर रहा था कि आपके पास अब आपने आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने पैसे काट लिए, 10,000 रुपये काट लिए, ठीक है, आपके बिहाफ पे जमा भी करा दिया, ठीक है। अब हमें कैसे पता, गवर्नमेंट को कैसे पता कि आपकी वाकई में तनख्वाह 1 लाख रुपए थी जिसके ऊपर 10,000 रुपये कट के बिहाफ पे जमा हुआ है? हमें कैसे पता? हमें तो उसको पता चलेगा ना जब आप भी इस चीज़ को कंफर्म करेंगे। तो एम्प्लॉई की जिम्मेदारी है कि वो अपने रिटर्न फाइल करें। रिटर्न फाइल करना कोई जुर्म तो नहीं है। अगर आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया तो बताने में क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे गवर्नमेंट को बता रहे हैं ना, आप किसी दुनिया में ऐलान तो नहीं कर रहे जी मेरी इतनी 1 करोड़ रुपये तनख्वाह है या 1 लाख रुपये तनख्वाह है या 50,000 रुपये तनख्वाह है। आप ऐलान तो नहीं कर रहे, आप गवर्नमेंट को बताइए। गवर्नमेंट ने सिंपल सा सिस्टम रखा हुआ है, IRIS के नाम से सिस्टम है। FBR की वेबसाइट पर जाइए, पहला ही बैनर जो हमारा चल रहा होता है उस पर क्लिक कीजिए। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, वो आपका NTN नंबर है। आपके पास नेशनल टैक्स पेयर नंबर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो आपका NTN नंबर है। आप उस पर जाइए, आपका यूजर नेम पासवर्ड विद इन अ मिनट। अच्छा, यू डू नॉट नीड एनीवन, किसी की जरूरत नहीं है आपको। ये जी वो कोई बीच में एजेंट आ जाए, कोई ये हो जाए तो जी 5,000 रुपये दे दें तो 500 रुपये दे दें, तो ये जो मार्केट में चल रहा है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे शख्स हैं, समझदार शख्स हैं, आप जाइए उस पर, ऑनलाइन पे जाइए, ऑनलाइन पे जाइए। देखें ना, हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे और जाहिल का तो फ़र्क ही नहीं रहा ना, उसको तो आप एक तरफ रख दें। फेसबुक यूज़र हर कोई है, ट्विटर का यूज़र हर कोई है, इंटरनेट यूज़र हर कोई है, तो भाई जाओ उस पर थोड़ा सा पढ़ लो। पढ़ने से कोई फ़र्क थोड़ी होता है। और हमने बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप डिफाइन किया हुआ है। IRIS की वेबसाइट पे जाइए, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालिए, आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, वहीं पर सारे स्टेप्स लिखे हुए आप डालिए। उसी वक्त 1 मिनट के अंदर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएगा। जी सर। जब यूज़र नेम पासवर्ड आ गया तो फॉर्म नंबर 114, फॉर्म नंबर 116 आप उसको फिल कीजिए। उसके अंदर कुछ सवाल मुश्किल पूछा ही नहीं है, आपसे सिंपल सा सवाल पूछा है, आपकी सालाना सैलरी कितनी है? अच्छा। दूसरा ये, आप काम कहाँ करते हैं? सही है। अब आपके बिहाफ पे तो टैक्स जमा हो चुका ना। जी। आपके बिहाफ पे तो टैक्स जमा हो चुका। हम तो आपसे पैसे नहीं मांग रहे एम्प्लॉय की, अभी मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम तो आपसे पैसे नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं यू जस्ट डिक्लेयर्ड कि आपके बिहाफ पे जो टैक्स बनता है वो आपके बिहाफ पे किसने जमा कराया है वो बता दो बस। सही है। विद होल्ड किसने किया है वो सिर्फ इतना बता दें आप हमें। हमने सिर्फ इतनी बात की आपसे और कुछ बात नहीं करा। हम ये नहीं करे जी लाइए आप पैसे दीजिए, हम तो बात ही नहीं कर रहे। आपने बोला जी सर मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए, सालाना बनती है 12 लाख रुपए, उस पर टैक्स बना 1,20,000 रुपए सपोज करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन में लेके जा रहा हूँ ताकि आवाम को समझ में आए मैं बात क्या कर रहा हूँ। जी। 1,20,000 रुपए टैक्स बनता है आपके पास, खुद ब खुद आपको बतानी, आपसे इतना बताया सालाना सैलरी कितनी है, 12 लाख रुपए सैलरी। हमारे स्लैब के मुताबिक जो आप पे टैक्स बनता है वो खुद ब खुद लिखा हुआ जाएगा, कैलकुलेट होकर आ जाएगा जी आपका टैक्स ये बनता है। जो आपका टैक्स बनता है यू जस्ट टेल कि ये किसके पास आप काम करते हैं। आपने बताया जी सपोज करते हैं ABC कंपनी में आप काम करते हैं, ABC कंपनी का NTN नंबर होगा, ठीक है, वो NTN नंबर आप उसमें एंटर करें, ABC कंपनी का नाम आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। उसके बाद आप उसको कैलकुलेट कीजिए, वो हम उसके पास से खुद ले लेंगे। अगर उसने जमा नहीं कराया तो हम खुद ले लेंगे। यू डू नॉट नीड टू वरी, यू जस्ट नीड टू डिक्लेयर्ड, नंबर 1। नंबर 2, फॉर्म नंबर 114। फॉर्म नंबर 114 जो है वो आपको बोलता है कि जी आपके पास कौन सी जिम्मेदारियां हैं। ये जो 12 लाख रुपए जो आपने कमाए, जिसमें 1,20,000 रुपये आपने दे दिया, यानी कि 10,80,000 रुपये आपकी जेब में था। सालाना आपके अखराजात क्या हैं? अब आपकी जाहिर बात है उसमें हमारे पास 10-12 सवालात हैं, उसमें कोई मुश्किल सवालात नहीं पूछे आपसे, आसान से सवाल पूछे जी आपने मेडिकल पे खर्चा किया है, कितना किया? आपने टेलीफोन पे, बिजली पे, पानी पे कितना खर्चा किया? आपने लोगों की दावत की तो कितना किया? आपने ज़कात दी है, डोनेशन दिया है, कितना दिया है? आपके पास बच्चों की एजुकेशन पे आप कितना खर्च करते हैं? आपके पास अगर घर रेंट पे है तो वो कितना उस पर खर्च करते हैं? ये सारे एक्सपेंसेस करके आपके सपोज करते हैं 12,80,000 रुपये, सॉरी 10,80,000 रुपये पैक हो जाते हैं। सही है। तो हम तो आपसे सवाल ही नहीं पूछे भाई आपने 10,80,000 रुपये क्यों खर्च किए? नो, जस्ट डिक्लेयर्ड, यू जस्ट नीड टू डिक्लेयर। फिर एक पिन नंबर हम आपको इशू करते हैं। जब आप यूजर ने पासवर्ड बना रहे होते हैं तो उसी वक्त आपको पिन नंबर भी देते हैं जो विच इज़ वेरी यूनिक। आप वो पिन नंबर डालिए विच इज़ अ कंफर्मेशन कि आप ही हैं जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सही, यानी आपके बिहाफ पे जो है आप ही वही शख्स हैं जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो आपने वो पिन डाला, एक्सेप्ट किया, काम ख़त्म।
विद इन अब क्योंकि ज़्यादातर बाज़ बात हमारे आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर लोड ज़्यादा होता है तो हम लोग उसमें टाइम लगा देते हैं, 1 हफ्ता मैक्सिमम। अब या विद इन आप यू विल सरप्राइज टू नो डैट विद इन 5 मिनट्स भी आप एटीएल पे आ जाते हैं। अच्छा, बाज़ों का आप 1 हफ्ते भी नहीं आते तो कोई परेशानी की बात नहीं है, यू ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। और जैसे ही आप डिक्लेयर करते हैं तो प्रिंट के ऑप्शन में जाइए, पीडीएफ फॉर्मेट में आपका रिटर्न आ जाता है। सही। आप उसको ईमेल कीजिए, अपने पास प्रिंट आउट निकाल के रखिए, सेव करें, वो जो भी कुछ करना है आप उसको संभाल के रखिए। हमने वो फैसिलिटीज़ भी आपको ऑनलाइन दे दी। आप 1 हफ्ते में अगर सपोज करें नहीं आता तो inquiry@fbi.gov.pk पे सिंपल सा एक ईमेल कीजिए, अपना रिटर्न उसके साथ अटैच कीजिए, बोले सर अभी तक मेरा एटीएल में नाम नहीं है, काइंडली इसको कंसिडर कर लें। हमारा डिपार्टमेंट बहुत तेज़ी से उसके ऊपर वर्कआउट करता है और आपका एटीएल में नाम आ जाता है। अब एटीएल में आपका नाम है या नहीं है, फिर एफबीआर की वेबसाइट पे जाइए, आप सिंपल सा अपना एनटीए नंबर लिखें या शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, जितने भी लोगों का नाम एटीएल में है तो आपके पास लिखा आ जाएगा आर यू एक्टिव ऑन एटीएल और आर यू नॉट एक्टिव ऑन एटीएल, नंबर 1। फिर हमने SMS सर्विस दी भी है। अच्छा, सही। फिर वही मैं बोलूँगा एफबीआई की वेबसाइट पे जाइए, आपके पास जो हमारा SMS नंबर है वो लिखा हुआ, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालिए, SMS नंबर डालिए और SMS कीजिए उस पर्टिकुलर नंबर पे। विद इन अ सेकेंड, आपको पता है कितनी टेलीकम्युनिकेशन कितना तेज़ है, विद इन अ सेकेंड आ जाएगा जी आप एटीएल में है या नहीं। अच्छा सर, ये जो आपने बताया डिक्लेयर करने का मेथड पूरा बताया जी सर, गवर्नमेंट्स जो टैक्स कलेक्ट करती हैं जी। सर, पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर की तकरीबन तमाम कंट्री में गवर्नमेंट जी। टैक्स कलेक्ट करती जी। है सर, इसके पीछे का रीज़न क्या है? टैक्स कलेक्ट क्यों किया जाता है? टैक्स कलेक्ट इसलिए किया जाता है, मुझे एक बात बताइए कि आप जैसे आप जॉब कर रहे हैं, सपोज करते हैं, ठीक है, सही। आप जॉब करते हैं, क्यों कर रहे हैं? सैलरी के लिए सैलरी के लिए। सैलरी सर। क्यों चाहिए आपको? सर, ताकि एक्सपेंसेस अपने बेयर कर सकें। ताकि आप अपने एक्सपेंसेस बियर करें। तो गवर्नमेंट कैसे कमाए? सही, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे कमाए आप बताइए ना। अब जो ममालिक ऐसे हैं जिनके पास ऐसी चीज़ें मौजूद हैं तो जो वो गवर्नमेंट वहाँ से कमा सकती है तो और आवाम पे भी वो लोड नहीं डालती। टैक्स फ्री कंट्रीज हैं जी जी। जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई है, सऊदी अरेबिया, आई होप सब, बहरीन, कतर, ये जितने भी ममालिक हैं ये टैक्स फ्री कंट्री हैं। इधर सैलरी पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, अच्छा, कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं है। आपको पता ही, आपके इल्म में है ये सारी सर, बातें। जी सर। तो क्यों है? क्योंकि उनके पास ऐसी कमोडिटीज मौजूद है, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे वो दुनिया को सेल करती हैं, इतना पैसा कमा लेती हैं कि आवाम को रिलीफ दे देती हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान के पास वैसे तो कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त फिलहाल नहीं है हमारे पास। क्या करें भाई? आप मुझे बताएं, अगर मुझे रोड बनानी है तो मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ? आपने मुझे मिनिस्टर बना दिया, आपने मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया, मैं कहाँ से लेके आऊँ? अब मेरे घर में तो पैसे नहीं। आपको पता है मैं 5,000 रुपये टैक्स देता हूँ। मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ और पिछले कई सालों से मैं 5,000 रुपये टैक्स देता हूँ। आप बताएं ना मेरी आमदनी कितनी होगी? सालाना मैं 5,000 रुपये टैक्स देता हूँ। तो आप खुद अंदाजा करें मैं अपनी जेब से रोडें कैसे बनाऊँ, मैं अपनी जेब से एयरपोर्ट कैसे बनाऊँ, मैं अपनी जेब से डैम कैसे बनाऊँ, मैं अपनी जेब से मुख्तलिफ चीज़ें कैसे बनाऊँ? आप मुझे बताइए ना। मैं अपनी जेब से, और मैं अपनी जेब से बनाऊँ क्यों? सही बात है। क्या मुझे इतना दर्द है आपका? अच्छा सर, ये जो आपने बताया है कि गवर्नमेंट ये रोड्स बनाने के लिए और ये अपने एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए टैक्स लेती है सर, ये हम खाना खाते हैं उस पर टैक्स देते हैं जी, हम मोबाइल में चार्ज करवाते हैं उस पर टैक्स देते हैं जी, सर, यूटिलिटी बिल्स पर टैक्स देते हैं सर, सैलरी पर टैक्स देते हैं जी, सर, बैंक की ट्रांजैक्शन होती है उस पर टैक्स देते हैं, एवरीथिंग सर, हर चीज़ पर तो हम अभी टैक्स आपको दे रहे हैं। खुशखबरी मैं दे देता हूँ कि अगले साल जो अभी बजट आने वाला है 350 बिलियन का टैक्स मजीद लगा रहे हैं आप पे। सर, हर चीज़ में तो हम टैक्स दे रहे हैं सर। अब लेकिन सर हम जाते हैं बाहर तो रोड्स भी नहीं बने हुए, सब रोड्स भी ख़राब हैं, पानी भी नहीं आता सर यहाँ पर। और सर बहुत सारे ममालिक में तो फ्री वाईफाई मिलता है, पूरे 24 घंटे सप्लाई, और यहाँ तो पानी की भी 24 घंटे सप्लाई नहीं है पानी की भी सर। तो ये टैक्स जा कर है, ये गवर्नमेंट हमें हमारे बेनिफिट के लिए तो। और सर मैंने एक और बात सुनी थी सर और पढ़ी भी थी सर कि एक अच्छे टैक्स सिस्टम की पहचान ये है कि एक बंदा जितनी अमाउंट में टैक्स पे कर रहा है और जितना उसको बेनिफिट मिलता है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में होना चाहिए सर। तो ये ऐसा सिस्टम लग तो नहीं रहा है यहाँ पर कुछ? देखिए, मैं आपको उस हद तक जवाब दे सकता हूँ जिस हद तक की जिम्मेदारी मेरे पास है। मेरे पास जिम्मेदारी है टैक्स कलेक्ट करने की, सही, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपने सवाल ऐसा किया है जो सबका सवाल है, इवन तो मी माई सेल्फ, मेरे पास भी तनख्वाह जब आती है तो मेरी कट के आती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो है ना तनख्वाह बाद में वो टैक्स काट के देते हैं मुझे, मेरे पास भी ऐसे ही होता है। देखें, एक बात को समझें आप ज़रा, सिस्टम को पहले आप समझ लें, फिर उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। पहले सिस्टम को समझ लें आप। मैंने अभी आपको बताया हम टैक्स लेते क्यों हैं। टैक्स लेने की जो हमारी सबसे बड़ी वजह है, हमारी से मुराद है किसी मुल्क की, उसकी वजह यह है कि हमने एक सिस्टम चलाना होता है, एक सिस्टम होता है, एंड सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स। सिस्टम एक चीज़ का नाम नहीं है, उसके अंदर मुख्तलिफ हिस्से होंगे जो मिलके काम करेंगे तो वो सिस्टम बनेगा। अच्छा, तो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है विच आर दी कंपोनेंट्स।
अब चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो कोई भी है, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट आर दी कॉम्पोनेंट्स। अब वो जो कॉम्पोनेंट्स हैं तो वो सिस्टम बनाते हैं, और वो सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद अगर सही होगा तो सही चलेगा। अगर मैं आसान से अल्फाजों में समझाने की कोशिश करूँ आपको, आपसे मुराद है कि आवाम को समझाने की कोशिश करूँ, तो कार इज़ अ सिस्टम, गाड़ी एक सिस्टम है, कुछ कंपोनेंट्स हैं उसके जो बहुत ज़रूरी हैं, जिसके बगैर सिस्टम चल नहीं सकता, और कुछ कंपोनेंट्स हैं जो जिनके बगैर चल तो जाएगा लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी, और जिसके बगैर परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी और सिस्टम चलेगा भी। सपोज करते हैं गाड़ी के टायर निकाल दें और मैं आपको बोलूँ जी यहाँ से कराची से आप हैदराबाद चले जाएँ, आप जा सकते हैं? तो ऑब्वियसली नो, क्योंकि इट इज़ अ मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कार सिस्टम। सही बात हो गई। गाड़ी का स्टीयरिंग निकाल दें, चला सकते हैं? नहीं। गाड़ी की सीटें निकाल दें, क्या गाड़ी चलेगी? जी सर, डेफिनेटली जाएगी, लेकिन परफॉर्मेंस देगी? ऑब्वियसली नो। तो दैट इज नॉट दैट इज अ सेमी इसेंशियल, यानी जिसके बगैर सिस्टम चलता है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं देता। एक चीज़ है जिसके बगैर सिस्टम चलता नहीं। अब गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम निकाल दें, गाड़ी के अंदर से आप टीवी निकाल दें, जो आप LCD LED लगाए हुए होते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, अब वो निकाल दें, तो क्या गाड़ी की स्पीड पे या परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क आएगा? नहीं। अच्छा, अब LED और ये साउंड सिस्टम उस वक्त अच्छा लगता है जब सिस्टम अच्छा चल रहा हो, ठीक है, सही है ना? तो इसी तरह आवाम के लिए भी मैं ये बात कहूँगा, तो पाकिस्तान के अंदर जब सिस्टम अच्छा चलेगा तो फिर आप भी दूसरी बातें करें कि जी हमें फलां फैसिलिटीज दे दें, हमें वाईफाई दे दें, हमें फलां चीज़ें दे दें। मैं उस पर आपके सवाल पे आ रहा हूँ, जी सर। तो पहले मैंने आपको बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश की कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है, पहले इसको समझ लें आप। बात क्लियर हो गई यहाँ पर हमारी? अच्छा, उसके बाद आइए इस बात के ऊपर, अब जो आप टैक्स पे करते हैं वो जाता है फेडरल गवर्नमेंट के पास या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। मैंने पहले आपको बात बताई है कि सर्विस टैक्स जाता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, और आपके पास जो दूसरे टैक्सेस हैं वो जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास। ये बात मैंने अभी आपको समझाई, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो तनासब है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर तनासब ये है कि हम जो फेडरल गवर्नमेंट जो पैसा कलेक्ट करती है तो आबादी के लिहाज से, जिस सूबे में जितनी आबादी उसके लिहाज से फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। बात क्लियर हो गई यहाँ पर? अब सपोज करते हैं कि सिंध की आबादी है 22%, तो 100 रुपये पाकिस्तान ने कमाया, टैक्स जमा किया, पाकिस्तान ने 100 रुपये टैक्स जमा किया, तो 22 रुपये सिंध को मिलेगा। अब चाहे सिंध ने 100 रुपये कमा के दियो, अच्छा, इट डजंट मैटर, फेडरल की बात आप समझें जरा, ठीक हो गई बात यहाँ पर? तो आप चाहे सिंध ने 100 रुपये कमा के दिए हो, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आपको मिले 22 रुपये, सिंध को मिले 22 रुपये, ठीक है। आप बोलते हैं यार मैंने कमाए 100 रुपये और मेरा काम 100 रुपये वाला नहीं हो रहा, तो आपका काम तो भाई 22 रुपये वाला होगा ना, 100 रुपये वाला तो नहीं हो सकता ना। तो बाकी भी तो भाई हैं हमारे जो पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में आबाद हैं, हम उनको भी तो देखना है हमने। तो फिर आप ये क्लेम करें मुझसे मुराद है गवर्नमेंट से कि जी सर हम तो कमाते हैं 100 रुपये और हमारे पास जो पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है 22 रुपये, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क का सिस्टम ऐसा है। अब आता हूँ मैं आपकी दूसरी चीज़ों के ऊपर। अब आपने बात की हॉस्पिटल पे, रोड्स पे और मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ के ऊपर आप मुझसे बात कर रहे हैं। देखें, सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट, मैंने अभी आपको एक सिस्टम बताया और समझाया, कहीं पर जिम्मेदारी आवाम की भी बनती है। सारी चीज़ गवर्नमेंट की नहीं है, कहीं पर जिम्मेदारी आवाम की भी बनती है। आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल UK के अंदर जिस काउंटी के अंदर जितने ज़्यादा टैक्स कलेक्ट होता है उतना पैसा वहाँ लगता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर लंदन के अंदर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ, लंदन के अंदर मुख्तलिफ इलाके हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, वहाँ की प्रॉपर्टीज़ बहुत एक्सपेंसिव है, यू आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू लिव देयर और इवन मूव अराउंड देयर। तो आपके पास कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप जो हैं इजीली अफोर्डेबिलिटी भी और वैसे भी तो वहीं पर उसके लिहाज से चीज़ें भी हैं। कहीं पर कुछ लंदन में बहुत सारे इलाके आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई है, वहाँ पर गंदा है, दीवारें गंदी हैं, रोड गंदे हैं, और कुछ जगह ऐसी मिलेंगी जो बिल्कुल ही गिलास की तरह साफ़ है, आपको चमकते हुए नज़र आएंगे, बिल्कुल अच्छे ज़बरदस्त नज़र आएंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि वहाँ के लोग उसको टैक्स पे करते हैं और टैक्स पे जो करते हैं वो वहाँ पर उनको लगता है। सही। सपोज करें आप नाज़ामात में रहते हैं, ठीक है, नाज़ामात के लोग सपोज करते हैं 100% टैक्स देते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का, बिजली, पानी, गैस, फलाने मांगे, सब चीज़ों के टैक्स जो है ना वो देते हैं। अब नाज़ामात में ही वही पैसा लग रहा हो तो नाज़ामात खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। अब औरंगी टाउन वाले टैक्स नहीं देते, सपोज करते हैं,
ठीक। तो रंगी टाउन का फिर पैसा कैसे लगेगा, नहीं लगेगा, तो वो इलाका डाउन की तरफ चला जाएगा और एक इलाका अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा। तो टैक्स ये अगर ये सिस्टम पाकिस्तान में होता तो ऐसे ही कुछ होना चाहिए था। अच्छा, सर्विस टैक्स का जो इशू आया, जो गवर्नमेंट को जो राइट्स दे दिए गए हैं, ऐसी सूरत हाल में कराची इस वक्त 95% टैक्स पे कर रहा है। 95 मतलब 100 में से 95 100 में से सर्विस टैक्स की बात कर रहा हूँ। सर्विस टैक्स पिछले 4-5 सालों से, पहले जब ये SRB नहीं बना था तो हमारे पास 15 एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मतलब सिंध गवर्नमेंट में अगर नहीं बना था तो फेडरल जो FBR है वो 15 बिलियन कलेक्ट करती थी। अच्छा। उसके बाद SRB जब वजूद में आया तो एज़ पर देयर वेबसाइट और मुख्तलिफ जगहों पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर क्लेम्स हुए में सारे। उन्होंने कहा कि जी हमने 25 बिलियन कलेक्ट किया, फिर उसके बाद 32 बिलियन, फिर उसके बाद 36 बिलियन, फिर 44 बिलियन, देन सो एंड सो, और मुख्तलिफ चीज़ों पे चलते चले गए। अब जब आपके पास ये सारी चीज़ें हो रही हैं सर्विस टैक्स पे और ये सारी चीज़ों पे चीज़ें चल रही हैं, बात ये है कि अब ये आवाम का भी तो फ़र्ज़ है ना, वो भी तो क्वेश्चन करें कि जी टैक्स जो है ना हमारा कहाँ जा रहा है, ठीक है, किसकी जेब में जा रहा है, कहाँ लग रहा है। और मुख्तलिफ लोग हैं, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो आपके पास पावर में लोग हों, गवर्नमेंट में लोग हों, तो दे हैव टू आंसर इट वॉट एवर इज इट। अच्छा सर, ये जो टैक्स का चेंज होने से टैक्स ज़्यादा होता है कम होता है, इस पे पेट्रोल पे कोई फ़र्क पड़ता है और महंगाई से कोई इसका ताल्लुक है? डेफिनेटली ये ताल्लुक है। मैंने अभी तो आपको खुशखबरी दी है, आवाम को अभी तो खुशखबरी दी है मैंने, 350 बिलियन का टैक्स लगने जा रहा है मजीद। अच्छा, तो अभी तो खुशखबरी दी है, आप लोग खुश हों इस बात के ऊपर। ठीक है। तो मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं निकालेंगे तो ऐसे ही होगा। सही है। ठीक है। अब सबसे पहले जो चीज़ है वो है पेट्रोल, जैसे आपने कहा। अब पेट्रोल देखें, पेट्रोल आपका बुनियादी जुज़ है, सबसे लिंक्ड है सर। सबसे लिंक्ड है, ठीक है। ठीक है सर। अब आपने कोई सामान पहुंचाना है, गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए, मूवमेंट नहीं है ना आपकी। तो मैं आपकी ना, जिसको कहते हैं ना, आप सांस लेते ना, ये यहाँ से सांस लेते, मैं यहाँ पैर रख दूँ तो आपके पूरे जिस्म पे मुझे हथौड़े मारने की ज़रूरत नहीं है। सही है। मैं यहाँ सिर्फ पैर रखने की ज़रूरत है। समझ में आ रही बात आपको? तो आवाम के लिए भी जहाँ पर पैर रखना है ना, तो वो ये तो पेट्रोल है, खाने पीने की अशिया है, उसके ऊपर आप यहाँ रख दें बस। तो अब क्या करें, सांस तो लेनी है ना, जिंदा तो रहना है आपने। अब एक आपकी सब्जी है, सही है। अब अजीब व गरीब हमारे माशरा है और अजीब व गरीब चीज़ें हैं। नेमतुल्लाह खान अब्दाली एडवोकेट जो आपके मेयर कराची रह चुके हैं, उनके दौर में बर्ड फ्लू आया था, ठीक है। उन्होंने ऑर्डर दिए कि जितनी भी मुर्गियाँ हैं ना उनको काट पीट के दफना दो, ठीक है। एंड ही डन अ वंडरफुल जॉब फॉर कराची। हुआ क्या फिर, कायदाबाद पे मुर्गी खाना एक जगह है, ठीक है, वहाँ दनादन मुर्गियाँ कटी और 100 रुपये किलो, या आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट प्राइस, लेकिन वट एवर द प्राइस इन दोज है, सपोज करते हैं 300 रुपये किलो मुर्गी मिल रही है, तो उस ज़माने में 75 रुपीज़ किलो बिकी। आवाम को पता है कि बर्ड फ्लू है, आवाम को पता है जानवर ख़राब है, जानवर सब चीज़ें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको काट पीट के स्टोर कर लिया डीप फ्रीजर्स के अंदर कि सस्ती हो गई मुर्गी। आवाम भी तो ऐसी है ना। अब मरा हुआ गोश्त जो है वो आपके पास मार्केट में मिलता है, मरे हुए जानवर का गोश्त। अब हलाल हराम की यार मैं आपसे क्या बात करूं। अब देखें, हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहाँ जाके उनकी कोई भी प्रोडक्ट होती है उसमें लिखा होता है कि वेजिटेरियन के लिए है, ये किसके लिए है। लंदन की एग्जांपल देता हूँ आपको, जगह जगह लिखा होता है हलाल है, नहीं है, हराम है, क्या है, सब चीज़ें। यहाँ तो हमें समझ में नहीं आता हलाल हराम की चीज़, क्योंकि अवाम जो कंज्यूमर है, जो उसको इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो लोग तैयार हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। बाद में आप शोर मचाते रहें। अब मुझे एक बात बताइए, एक सिंपल सी बात बताइए, हलीम जो होता है आप अपने घर में कुक करते होंगे, सही है ना। आप किसी दिन कैलकुलेट करें वो कितने का पड़ा आपको, एक प्लेट आपको कितने की पड़ी। आप यकीन करें उससे आधी कीमत में आपको मार्केट में मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। आपकी घर की चीज़ जिसमें आप अपनी मेहनत कैलकुलेट नहीं कर रहे, आप अपनी गैस कैलकुलेट नहीं कर रहे, बहुत सारी चीज़ें कि आप कैलकुलेट नहीं कर रहे, तो आपके पास जो चीज़ें ये सारी जब वो कैलकुलेट नहीं कर रहे आप, सही है, तो आपको पड़ती है सपोज करते हैं 100 रुपये की, मार्केट में जाए 50 रुपये की हलीम की प्लेट मिल रही है। कैसे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और क्या। आसान सी बात अभी बताया ना, मरे हुए जानवर आप इस्तेमाल कर रहे हो, वही तो सर, तो आप लेकिन कंज्यूम कर रहे हो ना, आप कंज्यूम कर रहे हो एज ए बीइंग अवाम की। अगर मुझसे आप बात कर रहे हैं तो आप कंज्यूम कर रहे हो यार, ठीक है सर। आप बोले नहीं, आपकी खुद अकल शरीफ में ये बात नहीं आ रही कि आप जो चीज़ खुद घर में पकाते हो, ये सब चीज़ें करते हो, तो वो 100 रुपये की पड़ती है और बाजार में आपको 50 रुपये की मिल रही है, कैसे।
तो वो इसकी वजह ये है कि आप खुद कंज्यूमर, आप इस्तेमाल करते हो, मैं बेचता हूँ। सर वैसे ही बात बहुत डायरेक्शन इसकी बहुत ब्रॉड होती जाएगी और आपके नॉलेज के से हम एक्सपीरियंस से आपकी जितना बात करें उतना कम है इस बारे में। सर एक पॉइंट पर आते हैं सर वापस कि फाइनली सर, क्योंकि हमारा वक्त कम रह गया, फाइनली समाप्त करते हैं सर कि जो हमारा टैक्स सिस्टम है इसमें खामियां क्या क्या आपने देखी हैं और इसको हम ओवरकम करने के लिए कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं? देखिए, खामियां तो हर चीज़ में होती है, ठीक है, खामियां हर चीज़ में होती हैं। वी आर नॉट परफेक्ट, इंसान परफेक्ट नहीं है, और निज़ाम जो है ना वो हमारे पास परफेक्ट नहीं है। हाँ, इस्लामी निज़ाम आप समझें, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम, इस्लामिक टैक्सेशन सिस्टम, आप इसको थोड़ा सा समझें, सही है। आपसे मुराद है गवर्नमेंट, आप इसको समझें, आपके मुल्क में अमन भी हो जाएगा, आपके मुल्क में बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी जी सर, और सब चीज़ें सही आ जाएंगी। जब तक आप मुख्तलिफ़ कौमों का निज़ाम चलाएंगे, ऐसे ही होगा जो हो रहा है। इसको अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट, अगर आप बिल्कुल, क्योंकि वक्त आपके पास बहुत शॉर्ट है, मेरी नज़रिए, मैं अपनी सोच आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। देखें, इस्लाम के अंदर हर चीज़ के बारे में तफसीली तरीक़ेकार बता दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर उठा के देखें आप, टैक्सेशन सिस्टम बेसिकली केम फ्रॉम देयर। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर से ये टैक्सेशन सिस्टम आया है। अच्छा, ठीक है, अब उसका नाम आप कुछ भी दे दें, वहाँ से आया है और दुनिया ने उसको अडॉप्ट किया है और कामयाबी से लेके चले हैं। फ्लाई वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट उस वक्त होता है जब वो अवाम की मदद करता है, जब अवाम मुश्किल में हो। अवाम जो है ना, इस लाइक अ चाइल्ड, पेरेंट है गवर्नमेंट, हुकूमत गवर्नमेंट जो होती है वो आपके पास पेरेंट होती है, माँ बाप होती है, इसको ऐसा समझें। अवाम जो है वो बच्चे हैं, बच्चों का ख्याल करना जो है ना, देखो आप एक घर के अंदर ना अगर 5 भाई हैं, उनमें 1-2 भाई होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, जो कमज़ोर भाई होते हैं ना उनको सपोर्ट करते हैं, भाई तुम ज़्यादा नहीं कमा सकते, कमज़ोर हो तो हम तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं। तो सिस्टम भी कुछ ऐसे ही है, हमारे उल्टा है। जो हमारे यहाँ जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, टैक्सेशन सिस्टम की, बस 1 मिनट में आपकी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्या है, जो अमीर भाई हैं तो गरीब भाई को बोलते हैं चल उठ कमा के ले गया, अमीर भाई को ज़रूरत है। अच्छा, सही है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने अभी तो आपको इनडायरेक्टली एक बात कही है, पिछले कई सालों से 5,000 रुपये टैक्स देता हूँ, ऐसा बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी सर, तो अभी तो मैंने आपको एक बात समझाई है। मेरे पास बहुत सारी शुगर मिल्स हैं, लेकिन टैक्स माशाल्लाह मैं आपको जितना देता हूँ, आप देखें ना कितना देता हूँ मैं। सही है सर, ये बहुत ब्रॉड हो जाएगी सर जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है सर। थैंक यू वेरी मच सर। अगेन वंस अगेन मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से और इस चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में आए। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। नाजरीन, इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।